आज के इस वीडियो में हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं आर्च लिनक्स को। आर्च लिनक्स को मैं इंस्टॉल करूंगा अपने दूसरे सिस्टम पे। उसमें उस वाले सिस्टम पे मैं SSH करूंगा। और SSH करने से पहले आप लोग को जिस भी सिस्टम पे आप SSH करना चाहते हैं उसमें आर्च की USB लगाने के बाद उसमें एक रूट पासवर्ड सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि शायद पहले से कोई पासवर्ड सेट होता नहीं है। तो फिर रूट पासवर्ड सेट करने के बाद आप दोनों सिस्टम्स को सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर दीजिए। और उसके बाद आप लोग आर्च लिनक्स के इंस्टॉलेशन को इस वीडियो से देखते हुए कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपको वाईफाई से कनेक्ट करना नहीं आता है या कि कैसे आप लोग आर्च के इंस्टॉलेशन को आर्च की जो ISO लाइव इन्वायरमेंट है उसको जो है वाईफाई से कैसे कनेक्ट करें, तो वो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा जब मैं उस मशीन में SSH करूँगा। तो उस चीज़ को फॉलो करके आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो ये कि आर्च की ISO जो है वो आपको मिलेगी कहाँ से, तो उसके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, वो ऑफिशियल आर्च लिनक्स का लिंक है। तो उस लिंक पे जाकर के आप यहाँ पे पहुँचेंगे और यहाँ पे आप जहाँ कहीं पे भी हैं, जैसे मैं इंडिया में हूँ तो ये देखिए यहाँ पे कई सारे मिरर्स हैं। तो यहाँ पे मैं इंडियन मिरर को खोजने की कोशिश करूँगा। ये आ गए इंडियन मिरर्स। यहाँ पे कई सारे मिरर हैं, इनमें से आप कोई सा भी एक मिरर सेलेक्ट करके अपनी आर्च की ISO को डाउनलोड कर लीजिए। फिर उस ISO को आपको एक USB पेन ड्राइव है उस पर राइट करना होगा। राइट करने के लिए जो कमांड है sudo ddif मीन्स मैं एक ब्लॉक साइज डिफाइन कर देता हूँ। जो ब्लॉक साइज है वो है 4 MB का। और जो इनपुट फाइल है वो आर्च की ISO होगी, जो भी इनपुट फाइल है उसको यहाँ पे जो है। और उसके बाद OF यानी कि आउटपुट कहाँ करना है। तो अगर जो भी आपका ब्लॉक डिवाइस है जो कि पेन ड्राइव है उसका जो भी ब्लॉक एड्रेस उसको आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में dev SDA dev 7 या फिर ऐसा कुछ होगा। और उसके बाद आप स्टेटस इक्वल्स प्रोग्रेस लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जितना राइट हो चुका होगा वो भी आपको दिखाता रहेगा, प्रोग्रेस बार टाइप का नीचे लिख के आएगा। तो इस तरीके से आप जो है आर्च की ISO को एक पेन ड्राइव पे राइट कर सकते हैं। उसके बाद आपको वहीं SSH वगैरह करना है। और अब मैं उस सिस्टम पे SSH करूँगा 92.168.1.4 और एक पासवर्ड आपको सेटअप करना पड़ेगा उस सिस्टम पे। तो मैंने एक पासवर्ड ऑलरेडी सेटअप कर लिया है। ये पासवर्ड पुट करके मैं अपने सिस्टम में आ गया हूँ, जो कि है वो दूसरा सिस्टम। अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले कीबोर्ड फॉर्मेट सेलेक्ट करूँगा, जो कि यहाँ पे इंग्लिश कीबोर्ड फॉर्मेट है, तो वो मैंने सेटअप कर लिया। इसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप इस वीडियो के साथ फॉलो करते हुए बहुत ही आसानी से आर्च लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर वाईफाई से आप कनेक्ट करना नहीं जानते हैं तो उसके लिए जो कमांड है वो है IWCTL। इस यूटिलिटी का यूज़ करके इसके अंदर जा करके ये जो कमांड है इन सभी कमांड्स का यूज़ करके आप जो है वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए आप क्या करें, आप स्टेशन लिस्ट, ये आपके जितने भी वाईफाई इंटरफेसेस हैं जो कि उस डिवाइस से कनेक्टेड हैं उनको लिस्ट कर देगा। तो यहाँ पे मैं WLAN 0 था, मैंने एक ऐसे ही रैंडम कमांड स्टेशन WLAN 0 कनेक्ट, और इसके बाद जो आपके वाईफाई हॉटस्पॉट है या फिर वाईफाई राउटर है उसका जो भी नेम है, जैसे मान लीजिए किसी वाईफाई राउटर का नेम है बॉब, तो बॉब लिख करके आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद अगर आप उसमें पासवर्ड लगा होगा तो पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करेगा, अपना पासवर्ड एंटर करिए और वाईफाई से कनेक्ट हो जाइए। वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्या इंटरनेट काम कर रहा है। तो उसके लिए लेट्स पिंग .org। तो हाँ, यहाँ पे देखिए पे जो पिक्स हैं वो जाने लग गई हैं। इसका मतलब मेरा जो इंटरनेट है वो काम कर रहा है। अब कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके मैं आर्च को इंस्टॉल करूँगा। सबसे पहले मैं देखूँगा कि कौन कौन से ब्लॉक डिवाइसेस मेरे जो सिस्टम में लगे हुए हैं। सबसे पहले ये लूप 0, ये तो वहीं जो रैम में आर्च लोडेड है वही है। SDA ये वो डिवाइस है जिसे मैं इंस्टॉल करूँगा, और ये SDB एक ऐसी हार्ड डिस्क वगैरह है। और ये पेन ड्राइव है जिसमें आर्च की ISO जो राइट करी गई है वो है। तो मुझे जिसमें इंस्टॉल करना है वो है SDA। आप भी अपनी जो भी ब्लॉक डिवाइस है उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए जिसमें भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। अब मैं इसको जो है फॉर्मेट करूँगा।
तो मैं यूज़ करूँगा एफ डिस्क का, आप लोग सी एफ डिस्क का भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग जी डिस्क का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं एफ डिस्क का यूज़ करूँगा क्योंकि मैं जनरली इसी को यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मेरा जो सिस्टम है उसमें मैं एक ई एफ आई इंस्टॉल करूँगा। ई एफ आई इंस्टॉल करने के लिए मैं जो मेरा डिस्क लेबल होगा वो होगा जी पी टी। उसके लिए मैं टाइप करूँगा जी, इससे एक जी पी टी डिस्क लेबल इस जो ये ब्लॉक डिवाइस है इस पर क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे एक पार्टीशन क्रिएट करनी पड़ेगी, तो मैं एन लिखूँगा और एन लिखने के बाद एक डिफ़ॉल्ट पार्टीशन और उसका फर्स्ट सेक्टर भी डिफ़ॉल्ट और 512 MB की जो है मेरे हिसाब से इनफ है। वैल्यू आउट ऑफ, हाँ प्लस लगाना है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही हैं लेकिन क्रिएट अ न्यू पार्टीशन ऑफ टाइप 1 साइज। यू वांट टू रिमूव द सिग्नेचर? यस, आई वांट टू रिमूव इट। अब हमारी जो पहली बूट पार्टीशन है वो क्रिएट हो गई है। अब मैं एक दूसरी पार्टीशन क्रिएट करूँगा, उसके लिए मैं फिर से एन टाइप करूँगा और डिफ़ॉल्ट्स, और ये भी डिफ़ॉल्ट चीज़ें। 128 GB की जो मेरी दूसरी पार्टीशन है वो क्रिएट हो गई है। अब बस इतनी बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे करनी है। अब मैं यहाँ से ये सारे चेंजेस जो डिस्क पे राइट करने के लिए W टाइप करूँगा और बस मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ये फॉर्मेटिंग स्कीम है जो मैंने एफ डिस्क से सेटअप करी है। एक 512 MB की मेरी बूट पार्टीशन होगी और जो बची हुई 118.7 GB की ये होगी मेरी रूट पार्टीशन। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इनको माउंट करना स्टार्ट करूँगा और इनको फिर फॉर्मेट भी करूँगा। तो सबसे पहले जो मेरी बूट पार्टीशन है उसको मैं फैट फाइल सिस्टम में फॉर्मेट करूँगा और इसके लिए जो कमांड हमको यूज़ करनी है वो है mkfs.fat-f32 और जो ब्लॉक डिवाइस है उसका एड्रेस dev-sta1। तो अब ये जो मेरी 512 MB वाली जो पार्टीशन है वो फैट जो फाइल सिस्टम है उसमें फॉर्मेट हो गई है, और जो दूसरी फाइल सिस्टम है उसको मैं BTRFS में फॉर्मेट करूँगा। आप लोग चाहें तो आप लोग ext4 भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं रिसेंटली BTRFS का यूज़ कर रहा हूँ। और BTRFS जो है इसका मुझे एक फ़ीचर बहुत सही लगता है जो कि ये बैकअप्स का, इसलिए मैं BTRFS के साथ जाना चाहता हूँ। आपकी जो भी कुछ पर्सनल प्रेफरेंस है, अगर आप ext4 यूज़ करना चाहते हैं तो आप ext4 के साथ जा सकते हैं, या फिर अगर आप और कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग किसी और चीज़ के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे BTRFS का यूज़ करूँगा। तो BTRFS फाइल सिस्टम में हमने इसे फॉर्मेट कर दिया है। अब मैं इसको माउंट करूँगा। माउंट करने के लिए जो कमांड है वो है dev-sta2 और इसको माउंट करूँगा मैं /mnt में। माउंट होने के बाद ये यहाँ पे मेरी माउंट हो गई है। अब मैं माउंटेड ड्राइव में जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं 2 सब वॉल्यूम्स क्रिएट करूँगा। अगर आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप भी मेरे साथ 2 सब वॉल्यूम्स क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि जनरली हमें 2 सब वॉल्यूम्स की ही ज़रूरत होती है। पहला जो सब वॉल्यूम होगा वो होगा हमारे रूट फाइल सिस्टम के लिए, और जो हमारा दूसरा सब वॉल्यूम होगा वो होगा हमारा होम, यानी कि जहाँ पे हमारी फाइल्स जहाँ पे हमारे यूज़र की फाइल्स जो है वो सेव होंगी। तो फिर जो कमांड हमको देनी होगी टर्मिनल में सब वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए वो है btrfs सब वॉल्यूम क्रिएट, और हमारे सब वॉल्यूम का नाम, जो हमारा पहला सब वॉल्यूम है उसका नाम है एट, और जो हमारा दूसरा सब वॉल्यूम है उसका नाम है एट होम। तो ये दोनों सब वॉल्यूम्स क्रिएट होने के बाद मैं ये जो /dev/sda2 जो कि हमारा MNT में माउंट हुआ था इसको मैं पहले अनमाउंट करूँगा। अनमाउंट करने के बाद हम लोग एक एक करके दोनों सब वॉल्यूम्स को जो है माउंट करेंगे, और सब वॉल्यूम्स को माउंट करने के बाद मैं एक बूट डायरेक्टरी क्रिएट करके उसमें जो मेरी 512 MB की बूट पार्टीशन है उसको माउंट करूँगा। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लोग ये चीज़ कैसे कर सकते हैं। अरे मैंने गलती से SSH कनेक्शन को क्लोज कर दिया, ये आपको नहीं करना है। तो पासवर्ड भी मैं गलत भर रहा हूँ। वाह, हाँ तो फिर वापस हम लोग पहुँच गए हैं अपने सिस्टम में। अब मैं सबसे पहले जो BTRFS फाइल सिस्टम माउंटेड है उसको मैं अनमाउंट करूँगा, और फिर अब मैं एक एक करके सब वॉल्यूम्स को माउंट करूँगा। सब वॉल्यूम्स को माउंट करने के लिए जो कमांड हमको देनी है वो है माउंट -o माने हम लोग किस ऑप्शंस को स्पेसिफाई करना चाहते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो है हमारा सब वॉल इक्वल्स एट, ये बता रहा है हमारे सिस्टम को कि जो एट सब वॉल्यूम है
उसको हम लोग माउंट करना चाहते हैं। अब हम लोग को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो हमारी ऐड सब वॉल्यूम है वो कहाँ पे है। तो जो मेरे केस में जो मेरी ऐड सब वॉल्यूम है वो है dev/sda2 में, मैं उसको उठा करके /mnt में माउंट करूँगा। तो ये चीज़ हमारी हो गई है। अब इसके बाद मैं अपनी जो ऐड होम वाली सब वॉल्यूम है उसको माउंट करूँगा /mnt/home में, और -p शायद यूज़ करते हैं डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए। चलिए कोई नहीं। तो पॉइंट ये है कि ऊपर एरर क्यों है। ऊपर एरर इसलिए है क्योंकि जो हमारा रूट फाइल सिस्टम है उसमें होम डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती है, और जब तक होम डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम लोग वहाँ पे माउंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे एक होम डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। तो मैंने जो हमारा /mnt वाला रूट फाइल सिस्टम है जहाँ पे ऐड माउंट किया है हमने, वहाँ हम लोग होम डायरेक्टरी बनाएंगे, और एक डायरेक्टरी हमको और बनानी पड़ेगी हमारी बूट पार्टीशन को माउंट करने के लिए, वो है mkdir/mnt/boot। ये दोनों डायरेक्टरीज क्रिएट करने के बाद हमारी जो वो चीज़ है वो माउंट हो जाएगी। पहले तो मैं -p को हटाऊँगा, और अब ये जो हमारी एट होम सब वॉल्यूम है dev/sda2 के अंदर, ये /mnt के अंदर /home में माउंट होगी। तो ये माउंट हो गई। अब इसके बाद हमको माउंट करना है बूट में, और बूट में हमको माउंट करना है STA1 को, और वहाँ पे हमें कोई भी ऑप्शन स्पेसिफाई नहीं करना है, क्योंकि ध्यान रखिए हमने जो सब वॉल्यूम्स क्रिएट करी हैं वो करी हैं dev/sda2 में। तो यहाँ यहीं पे हमारे सारे के सारे हमारी जो पार्टीशनिंग स्कीम है वो कंप्लीट हुई। अगर आप इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को इंश्योर कर दीजिएगा कि जो आपकी पार्टीशनिंग स्कीम है वो कुछ ना कुछ इस तरीके की दिख रही है। आपके केस में SDA की जगह NVMe हो सकता है या कुछ और हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा आपको ये चीज़ दिखनी चाहिए कि 512 MB की एक पार्टीशन जो है वो /mnt/boot में माउंटेड है, और एक सब वॉल्यूम /mnt/home में माउंटेड है, और जो हमारा रूट फाइल सिस्टम है वो /mnt में माउंटेड है। ये सब चीज़ें होने के बाद अब हम लोग जो है बेस सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। बेस सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले एक चीज़ है जो आपको इंश्योर करनी पड़ेगी, वो क्या है, वो ये है कि जो हमारा जो कि पैकेज मैनेजर है आर्थ में, उसमें जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है उसमें क्या रहता है कि जो पैरेलल डाउनलोड्स है वो चीज़ जो है वो चीज़ कमेंटेड आउट रहती है। तो उसको क्या करना है, उसको आपको अनकमेंट करना है। यहाँ पे एक पाउंड सिंबल रहेगा, उस पाउंड सिंबल को आपको रिमूव कर लेना है। आप जो भी टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करना चाहें, आप नैनो यूज़ करना चाहें नैनो से कर लीजिए, विम यूज़ करना चाहें विम यूज़ कर लीजिए, लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप इस चीज़ को कमेंट आउट कर दिए, इससे क्या होगा, इससे जो आपको प्रोसेस होगा बेस सिस्टम इंस्टॉल का वो थोड़ा जल्दी होगा। तो अब मैं बेस सिस्टम को इंस्टॉल करूँगा। बेस सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड है वो है pacstrap। अब मुझे स्पेसिफाई करना है कि कहाँ पे मैं अपना बेस सिस्टम इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो मैं अपना बेस सिस्टम को, जो मेरा बेस सिस्टम है उसको मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ /mnt में। अब जो पैकेजेस मुझे इंस्टॉल करने हैं वो है बेस डेवल, लिनक्स फर्मवेयर, और नेटवर्क मैनेजर, ग्रब। जो ग्रब है हमारा वो हमारा बूट लोडर है। ये अगर ये नहीं होगा तो हम लोग अपने सिस्टम में बूट नहीं कर पाएंगे, और मतलब हम लोग दूसरे बूट लोडर्स भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि लीलो वगैरह, लेकिन मैं इस ट्यूटोरियल के लिए ग्रब को यूज़ करूँगा। और EFI बूट MGR ये जो है बूट एंट्रीज़ को लिखने और हटाने के लिए यूज़ होता है। तो ये वैसे मुझे नहीं लगता इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं और चाहते हैं कि कोई एरर ना आए तो एक छोटा सा पैकेज है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो अब मैं इस चीज़ को होने दूंगा। इसमें मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो थोड़ा स्लो है, तो थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन ये आपके इंटरनेट पर डिपेंड करता है कि जिस तरीके का आपका इंटरनेट होगा उतनी जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अब इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, एक टाइपो कर दिया, जो कि है बेस डेवल की स्पेलिंग, जो कि बेस डेवल। हाँ, तो अब होपफुली ये पूरी चीज़ सही से कंप्लीट होने लगेगी। तो हाँ, अब मैं इसको होने देता हूँ और मैं यहाँ पे वीडियो को करूँगा पॉज, और मैं इस चीज़ के कंप्लीट होने के बाद वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। सो जो बेस सिस्टम है इंस्टॉल हो गया है। बेस सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद एक लास्ट चीज़ जो हमें यहाँ पे करनी है वो हमारी फाइल को हम जो है अपने जो न्यू सिस्टम है उसमें पेस्ट करना है। तो फिर सबसे पहले मैं अपनी FSTF फाइल है MNT के लिए उसको जनरेट कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके की, इसका जो कंटेंट है उसे मुझे पेस्ट करना है अपने नए सिस्टम की FSTF फाइल में। उसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं एंगल ब्रैकेट यूज़ करके इसका जो आउटपुट है उसको डाल सकता हूँ FSTF फाइल में।
यहाँ पर डालने के बाद मैं नए सिस्टम में ch रूट करूँगा और मैं कहूँगा कि कैसे मैं ch रूट, कहाँ पे मुझे ch रूट करना है। और अब हम अपने नए सिस्टम में आ गए हैं। नए सिस्टम में आने के बाद हमें 3-4 चीज़ें और करनी हैं, जो कि हैं, सबसे पहले मुझे नेटवर्क मैनेजर चाहिए जिससे कि मैं इंटरनेट ले जब मैं इस सिस्टम को बूट करूँगा। और मुझे चाहिए एक टेक्स्ट एडिटर जो कि विम है मेरे केस में, आपके केस में कुछ और भी हो सकता है। और मुझे एक GUI चाहिए। अगर आप इस सिस्टम को किसी पुराने जो पुराने लैपटॉप या फिर पुराने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप XFCE4 को यूज़ करिए। और अगर आपका सिस्टम थोड़ा नया है तो फिर आप किसी और डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के साथ भी जा सकते हैं, या फिर आप कुछ और यूज़ करना चाहें, जैसे कि इस सिस्टम पर मैं लार्स को यूज़ कर रहा हूँ, या फिर आप कुछ और यूज़ करना चाहें। आप मेरी डॉट फाइल्स से आते हैं तो फिर आप मेरे गिटहब पे जा करके मेरी डॉट फाइल्स को यूज़ करके उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी नीड पे कि आप कौन सा GUI यूज़ करना चाहते हैं। मैं जो ये सिस्टम है मैं इस पर XFCE4 यूज़ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं XFCE4 और उसकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो उसके साथ आती हैं, यानी कि XFCE4 गुडीज़, उसको यूज़ करूँगा। मैं एक वीडियो प्लेयर भी इंस्टॉल करूँगा। खैर XFCE के साथ परोली मीडिया प्लेयर आता है, लेकिन मैं परोली नहीं यूज़ करता हूँ, मैं MPV यूज़ करता हूँ सिम सिस्टम्स पे। तो मैं MPV इंस्टॉल करूँगा। एक ब्राउज़र में डाउनलोड करूँगा जो कि है फायरफॉक्स वाला पैकेज भी मैं इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ मेरे पास क्या क्या हो गया। यहाँ मेरे पास हो गया नेटवर्क मैनेजर, विम, XFCE4 की गुडीज़ और MPV, फायरफॉक्स, और कुछ चाहिए क्या मुझे, हाँ, और मुझे चाहिए एक डिस्प्ले मैनेजर। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा LightDM। आप लोग चाहें तो आप SDDM या फिर GDM या फिर आप और भी कुछ यूज़ कर सकते हैं, LY भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे LightDM यूज़ करूँगा। इसलिए मुझे 2 पैकेज चाहिए, LightDM और LightDM GT के ग्रीटर। इन सब पैकेजेस को इंस्टॉल करूँगा और इन सब पैकेजेस के इंस्टॉल होते होते कुछ चीज़ें और करूँगा। तो यहाँ पे एंटर मार देते हैं चीज़ के लिए, और लगभग 301 MB के हैं ये सारे के सारे पैकेजेस। तो ये चीज़ें जब तक होती हैं तब तक मैं बेसिक सेटअप और करूँगा सिस्टम पे। उसके लिए मैं एक नया टर्मिनल खोलूँगा और मैं फिर से सिस्टम में SH करूँगा 192.168.1.4। तो हम वापस सिस्टम में पहुँच गए। अब जो कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे सिस्टम में करनी है वो है, सबसे पहले मुझे इस सिस्टम में एक लोकेल जनरेट करना है। तो लोकेल क्या है? लोकेल आपके सिस्टम में चीज़ों की फॉर्मेटिंग, करेंसी की फॉर्मेटिंग, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो उसके लिए आपको जाना है, हाँ, तो विम अभी इंस्टॉल नहीं है। क्या VI इंस्टॉल्ड है? VI भी नहीं इंस्टॉल्ड है। तो फिर इस कमांड को एक सेकंड के काट के पहले मैं विम इंस्टॉल कर लेता हूँ, ताकि मैं सिस्टम फाइल्स को जो है आराम से फॉर्मेट कर सकूँ। विम, तो यहाँ पे विम इंस्टॉल होने लग गया है। तो हाँ, तो जो फाइल हमें एडिट करनी है वो ये वाली फाइल है, locale.gen लोकेल। तो इसमें कई सारे यहाँ पे लोकेल हैं। अब आपको अपने मन का जो लोकेल है उसको अनकमेंट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं XFCE4 वगैरह को इंस्टॉल होने देता हूँ। तो ये हो रहा है यहाँ पे इंस्टॉल। अब यहाँ पे मैं लोकेल को जनरेट करने के लिए फाइल में आ गया। इस फाइल आने के बाद जो भी आपके मन का लोकेल है, मैं सजेस्ट करूँगा आप EN/EN_US को यूज़ करिए। EN को भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो इंडियन लोकेल है, लेकिन मैं US वाले को इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मैंने मैक्सिमम सिस्टम्स पे वही यूज़ किया है और उस लोकेल को यूज़ करने की मेरी आदत पड़ गई है। तो इस लोकेल को मैं अनकमेंट कर दूँगा। अब इसको अनकमेंट करने के बाद मैं एक और फाइल क्रिएट करूँगा जो कि है @locale.conf। इसके अंदर मैं लोकेल का जो लैंग्वेज है उसे पेस्ट करूँगा, उसे टाइप करूँगा, मतलब लैंग्वेज इक्वल्स EN। जो अब आपको यहाँ पे उसी लोकेल को टाइप करना है जिस लोकेल को आपने वहाँ पे अनकमेंट किया था। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा EN_US.UTF-8। ये टाइप करने के बाद मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँगा और मैं कमांड रन करूँगा locale-gen। इससे जो है मेरे लोकेल्स जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे। लोकेल जनरेशन के बाद हमें जो है अपना टाइम भी सेटअप करना पड़ेगा। टाइम सेटअप करने के लिए एक सिमलिंक क्रिएट करते हैं हम लोग, जो कि है यूज़र शेयर जोन info/एशिया, क्योंकि इंडिया एशिया में आता है, फिर कोलकाता। ये जो है ये GMT+530 वाला टाइम जोन है जो जिसको मैं सिमलिंक जो है इसका वो क्रिएट करूँगा @local टाइम में। अब मेरा जो टाइम है वो होपफुली सही होना चाहिए। हाँ, तो ये टाइम जो है मेरा
वो है 11:47 और यहाँ पे भी 11:47 हो रहा है, तो मेरा जो टाइम है वो सही है। एक कमांड और रन करेंगे जिससे कि हमारी जो हार्डवेयर क्लॉक है वो इसके साथ सिंक हो जाएगी। हाँ, तो अब जो है हमारी हार्डवेयर क्लॉक और जो हमारी सिस्टम की क्लॉक है वो बस में सिंक्रोनाइज हो गई है। क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज करने के बाद और लोकेल को जनरेट करने के बाद कुछ और चीज़ें हैं जिनको हमको सेटअप करना पड़ेगा। तो क्लॉक सिंक्रोनाइज हो गई, लोकेल जनरेट हो गया। अब क्या बचा? हाँ, तो अब एक चीज़ बची कि जो हमारा सिस्टम है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका नेम है भी आर्च ISO, लेकिन मुझे ये नेम नहीं चाहिए। मुझे नेम चाहिए, मुझे कुछ ऐसा नेम चाहिए जो मैं इस सिस्टम को देना चाहूँ। तो आप अपने सिस्टम को जो भी नेम देना चाहें वो आप etc होस्ट नेम में डाल सकते हैं। यहाँ पे आकर के मैं अपने सिस्टम को नाम दे दूँगा माई PC, और आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, माई आर्च या फिर ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये नाम देने के बाद आप इस फाइल को सेव कर दीजिए। इस फाइल को सेव करने के बाद यहाँ पे XFCE4 जो है मेरा इंस्टॉल हो रहा है, मैं इसके इंस्टॉल होने का वेट करूँगा। तो काफ़ी सारे पैकेजेस हैं, इनको इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे कट कर दूँगा। जब ये पूरी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं वीडियो को जो है कंटिन्यू करूँगा और बाकी का इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे जितने भी मेरे पैकेजेस हैं इंस्टॉल हुए हैं, अब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कर बाकी गई हैं, और इसके बाद मैं इस में रूट पाऊँ। सबसे पहले जो डिस्प्ले मैनेजर की जो सर्विस है मुझे उसे इनेबल करना पड़ेगा। तो जो सिस्टम से इनेबल है, और एक और चीज़ से इनेबल करना पड़ेगा वो है नेटवर्क मैनेजर। देखिए सेटअप वाईफाई वगैरह और लैब वगैरह, हाँ, इंटरनेट वगैरह आप कर तो इसी दोनों सर्विस के वजह से लैब गेम हमारा डिस्प्ले जो है कंट्रोल जो नेटवर्क मैनेजर उससे हम लोग जो इंटरनेट वगैरह है वो कर रहे हैं। तो इन दोनों सर्विस को इनेबल करने के बाद लास्ट जो है वो अभी हमारा अभी हम जो boot load है वो इंस्टॉल करने का। तो सबसे पहले जो मेरी कमांड है जो मैं वो install, फिर मैं जो EF डायरेक्टरी उसको चलाऊंगा जो यहाँ पे इसमें है lab boot, और अब मैं उस डिवाइस को mention करूंगा जिसमें मैं boot address इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो एक ध्यान रखिए, SDA मेरा नहीं है, वो SDA भी नहीं है, वो है सिर्फ SDA, सिर्फ SDA। ये वो है जिसमें मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम और फाइल सिस्टम बोर्ड दोनों ऑपरेशन, तो मैं इसको फाइल दूंगा, यहाँ पे SDA हो गया, और ये मेरी फाइल करने के बाद मैं अगर इंस्टॉल करूँगा यहाँ पे चीज़ लिखी आ गई है कि अब जो बाद में इसको ये कहाँ जाएगा,
ये वो सिस्टम है जिसमें मैंने अभी आर्च इंस्टॉल किया है। अब मैं इसको रिबूट करूँगा और आप देख सकते हैं ये जो कीबोर्ड है काम नहीं करता है। तो फिर इसीलिए एक्चुअली में मैंने जो है SH करके इसमें इंस्टॉल किया था। तो यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा कीबोर्ड है, मैं उसको यूज़ करूँगा यहाँ पे, और हम टाइप करेंगे ग्लोरियस कमांड REBOOT रिबूट, एंटर। तो अब होपफुली मैं अपने नए सिस्टम में बूट कर पाऊँगा। यही होता है जब आपके पास कैप्चर कार्ड नहीं होता है। तो ये देखिए ये आ गया है आर्च लिनक्स का ऑप्शन। तो अब मैं बूट करूँगा इसमें। तो ये लोड हो रहा है। ये काफ़ी पुरानी मशीन है और विंडोज़ वगैरह इसमें सही से चलता नहीं है, इसीलिए मैंने इसमें XFCE और आर्च जो है वो डाला है। तो बूट हो रहा है सिस्टम, और यहाँ पे जो है आ गया है मेरी जो स्क्रीन है, वो जो मेरा डिस्प्ले मैनेजर है वो आ गया है। और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड एंटर करूँगा, मेरा सुपर सीक्रेट पासवर्ड जो है उसको मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, और होपफुली हम लोग अपने नए सिस्टम में जो है लॉगिन कर पाएंगे। और यहाँ पे XFCE हमारे सामने है। अब एक लास्ट चीज़ जो कि हर एक आर्च इंस्टॉल वीडियो में होनी ही चाहिए, वो है टर्मिनल खोल के NeoFetch रन करना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे पहले NeoFetch में इंस्टॉल करना भूल गया था, उसको मैं इंस्टॉल करूँगा। और एक हाथ से टाइप करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन करेंगे। NeoFetch अरे यार वाईफाई भी नहीं कनेक्टेड है। तो हाँ, ये चलिए एक टाइप का ट्यूटोरियल भी हो गया कि वाईफाई कैसे कनेक्ट करना है। यहाँ पे मैं अपने वाईफाई से कनेक्ट करूँगा, और वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद फिर से NeoFetch को इंस्टॉल करेंगे। और इंटरनेट इतना ज़्यादा स्लो है कि NeoFetch भी नहीं इंस्टॉल हो पा रहा है जल्दी से। और यहाँ पे NeoFetch हो गया इंस्टॉल। स्क्रीन को कनेक्ट करेंगे क्लियर, और अब